हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 जुलाई पर पहुंच चुके हैं और आज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले जल्दी से मैं आपको टॉपिक्स जो हैं वो दिखा देता हूं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, भारत नेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूएसओएफ के बारे में जानेंगे, वायबिलिटी गैप फंड स्कीम क्या होती है, सेक्शन 66 ए भी न्यूज में था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फ्रीड स्मार्ट सिटीज को डिस्कस करते हुए गोमती रिवर, ओपेक कंट्रीज एंड आवास प्लस ऐप के बारे में जानेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो डिस्कशन होने वाला है रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर होगा और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको नोटिफिकेशंस मिल रहेंगे, अदरवाइज आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो यहाँ पर मिल जाया करें। रेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं, दिस इज फॉर द लिमिटेड पीरियड ओनली। तो मॉनसून सेल के अंदर 100 डेज, 200 डेज, 50 डेज या मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं अपनी टारगेट स्लाइड के ऊपर, जहां पे टारगेट जो रखा गया है 6 मार्क्स का रखा गया है, मतलब 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप इसे दोबारा से अटेम्प्ट करिएगा और वैसे भी सेकंड टाइम जब आप करते हैं तो नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज नोट मेकिंग आपको एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर पूछा है, बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा, हो सकता है। इसमें सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भारत की हैं उसको कनेक्ट करने की बात करी गई है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है और एक फ्लैगशिप मिशन है। मैं यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है 10 सेकंड का वो शुरू कर देता हूँ, आप इसे आंसर करें। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है, लेट्स सी कितने आप यहाँ पे जल्दी आंसर कर सकते हैं। चलिए, भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इसे 16 स्टेट्स में रोल आउट किया जा रहा है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लेकर आया जा रहा है, मतलब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर 2,50,000 2.5 लाख ग्राम पंचायत से ज्यादा पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा और वहां पर 100 Mbps की कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ स्टूडेंट से जब मेरी बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि उनके गांव के अंदर ब्रॉडबैंड तो अवेलेबल है लेकिन उसके अंदर इंटरनेट स्पीड अच्छे से नहीं आती है। तो यहां पर होपफुली जब आपका भारत नेट प्रोजेक्ट अच्छे से पूरे तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के साथ इंप्लीमेंट हो जाता है तो सिर्फ नेट ही अवेलेबल नहीं होगा गांवों के अंदर, उसके अलावा स्पीड जो होगी वो भी हमें यहां पर देखने को मिलेगी। क्या ये दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये बीबीएनएल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये भी ठीक है, बट इसमें ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने की बात करी गई है, हेंस आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रोजेक्ट इज अ स्टेट सेंटर कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके अंदर काम तो गांवों में किया जाना है तो सेंटर स्टेट दोनों ही कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो स्टेट्स हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग फ्री राइट्स ऑफ वे फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर तक को गांवों तक पहुंचाने के लिए राइट ऑफ वे तो देना पड़ेगा और वो राज्यों के द्वारा दिया जा रहा है। 3 फेज इंप्लीमेंटेशन इसका किया जा रहा है, जिसमें से 2 फेजेस ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा फेज जो है 2019 से शुरू हुआ हमारा और 2023 तक चलेगा, जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क जो प्रोवाइड किया जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यूएसओएफ को लेकर है, पूछा गया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही हो जाता है। इट इज द पूल ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी दैट इज चार्ज्ड अपॉन ऑल द टेलीकॉम फंड ऑपरेटर ऑन द एजीआर। तो कहां से इसको सोर्स किया जा रहा है वो बताया गया है। द फंड इज डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इज डिस्पैच्ड ऑन अप्रूवल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो फंड है सीएफआई के अंदर डाला जाता है और इसमें इंडियन पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो भी चाहिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसकी गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करती है। यहां पर 10 सेकंड्स में आपको देता हूं, आप आंसर करें इसका, किसके द्वारा इसे लेकर आया गया है, कहां से पैसा आता है, कहां पर पैसा जाता है, किसका अप्रूवल चाहिए होता है। क्योंकि ये न्यूज में था, क्योंकि भारत नेट प्रोजेक्ट को जब हम बना रहे हैं तो उसकी जो सोर्सिंग है पैसे की यूएसओएफ से, यूएसओएफ जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वहां से पैसा आएगा। ये पूल ऑफ फंड्स है दैट इज जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाया जाता है और यहाँ पर टेलीकॉम फंड ऑपरेटर जो है उनसे यहाँ पर चार्ज किया जाता है उनके एजीआर के ऊपर। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। पैसा जो है डिपॉजिट किसमें किया जाता है? देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर इसे रखा जाता है और इसका अप्रूवल जो है वो किसके द्वारा दिया गया? इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा।
अब लगने को तो लग सकते क्योंकि पैसे की बात है, तो यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय है वो इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इस फंड को लेकर जितना भी गवर्न है वो करती है। ठीक है, तो इसको हेड किसके द्वारा या फिर मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। यूएसओएफ इज द पूल ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी, जो कि किससे चार्ज किया जाता है? टेलीकॉम फंड ऑपरेटर ऑन देयर एजीआर के ऊपर। फंड को फिर सीएफआई के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, इंडियन पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें चाहिए होता है। यूएसओएफ कौन से एक्ट के अंदर आता है अगर मैं आपसे पूछूं तो यूएसओएफ कम्स अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो आपका है 1885 अंग्रेजों के टाइम का, उसके अंतर्गत ये आता है। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2003 और इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जो था वो दिया गया था फंड को भी। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ये अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भारत नेट को लेकर ये दो क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका इकोनॉमिक सेक्शन सही है, जो कि वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ को लेकर है। पूछा कि वीजीएफ को लेकर बताएं करेक्ट क्या है, क्या स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द स्कीम इज डिजाइंड एज अ प्लान स्कीम टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अमाउंट इन द बजट आर मेड ऑन ईयर बेसिस। तो यहाँ पे जो स्कीम है वो किसके द्वारा डिजाइन करी जा रही है? एक प्लान स्कीम है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा और यहाँ पे बजट जो है ईयर बेसिस पे बनाया जाएगा। फंड्स फॉर वीजीएफ विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन। जो वीजीएफ के लिए फंड्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे कहां से? गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन से। वीजीएफ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2004 टू सपोर्ट प्रोजेक्ट दैट कम अंडर पीपीपी। तो वीजीएफ स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया था 2004 के अंदर ताकि सपोर्ट किया जा सके प्रोजेक्ट को जो कि पीपीपी के अंतर्गत आते हैं। यहां पर टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, आंसर करिएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ जो है इसको लेकर आया जाएगा। किस चीज को लेकर? कोविड-19 इंपैक्ट को कम करने को लेकर। ठीक है, तो ये न्यूज थी। आते हैं यहां पर देखते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। तो स्कीम को डिजाइन किया गया एक प्लान स्कीम के तौर पे ताकि इसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो एडमिनिस्टर भी कर सके और ईयर बेसिस पे जो आपका बजट अमाउंट होता है वो इसमें मैनेज भी किया जा सके। साथ ही साथ जो फंड्स है वीजीएफ के वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन होता है जीबीए के द्वारा। इसके अलावा वीजीएफ स्कीम जो है कोई नई स्कीम नहीं है, पहले भी अलग अलग एरियाज में इसको लॉन्च किया जा चुका है। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। और अभी ये कोविड-19 के इंपैक्ट को कम करने के लिए लेकर आई जा रही है। यहां पर फिलहाल हमारी तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर वायबिलिटी गैप फंडिंग को लेकर। वायबिलिटी गैप फाइनेंस का मतलब होता है जब हम एक ग्रांट देते हैं किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होता है बट फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब कोई प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, मतलब उसके ऊपर पैसा खर्च करना जस्टिफाइड है, जैसे कि कोविड-19 की बात करें, पैसा खर्च करना जस्टिफाइड है, लोगों की जान बचानी और यहाँ पे रिकवरी जो है वो भी करनी है, लेकिन फाइनेंशियली वो वायबल नहीं होता। फाइनेंशियली उतना ज्यादा पैसा जो है वो हम खर्च कर पाए इतनी जल्दी वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता। वहां पर वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होता है इस प्रोविजन को लेकर आया जाता है। स्कीम इज डिजाइंड एज ए प्लान स्कीम रहती है ये और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एडमिनिस्टर करी जाती है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 66A सेक्शन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसे स्ट्रक डाउन किया था। इसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ऐसा किस केस के अंतर्गत कहा गया था? लिली थॉमस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, अरुणा रामचंद्र शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा साहनी केस के अंदर, या फिर श्रेया सिंगल केस के अंदर। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, विद इन 7 सेकंड्स में आप आंसर करिएगा। यहां पर जो आपका 66A है काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है और यहाँ पे डिस्ट्रेसिंग एंड शॉकिंग दैट पीपल आर स्टिल ट्राइड अंडर सेक्शन 66A, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहा गया। ने कहा कि सेक्शन 66A जो आईटी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंतर्गत लोगों को अभी भी ट्राई किया जाता है। ये जो है ये चीज शॉकिंग है, ये चीज डिस्ट्रेसिंग है, ऐसा कहा गया। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट वाज यूज्ड टू पनिश ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जिसे कि ग्रोसली ऑफेंसिव माना जाता है। ठीक है, जब भी इस तरीके से लोग मिसयूज करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन को, किसी को अनॉय करने के लिए कोई इनकन्वीनियंट इंफॉर्मेशन भेजते हैं, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन या इंसल्ट करते हैं, इंजुरी करते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनमिटी या फिर हेट्रेड की कोई चीज भेजी जाती है, तो वो सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर पनिशमेंट के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वैसे तो आर्टिकल
जो है उसको यूज भी किया जा सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि इसे कैसे हम लेकर आते हैं। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस चीज को लेकर था? इसके अंदर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, जो कि कन्विक्टेड लॉ मेकर्स को अलाउ करता था 3 महीने का पीरियड फॉर फाइलिंग अपील्स टू द हायर कोर्ट एंड टू गेट अ स्टे ऑन द कन्विक्शन, ताकि कन्विक्शन के ऊपर जो यहाँ पे कन्विक्टेड लॉ मेकर्स हैं उनको यहां पर स्टे दिलाया जा सके। ठीक है, तो उस चीज को खत्म करना था, क्योंकि यहां पर जो लॉ मेकर्स थे इसका मिसयूज कर रहे थे। अरुणा रामचंद्र शॉनबॉक केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया जो था इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया था। ये केस जो था वो भी शॉनबॉक केस के अंदर हमने देखा था। इंदिरा साहनी केस 1992 के अंदर आया, जिसके अंदर डिसीजन दिया गया रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, और श्रेया सिंगल केस जो 2015 के अंदर आया था, वहां पे आईटी एक्ट का सेक्शन 66A जो था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ताकि उसका मिसयूज जो है वो ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल भी कहा कि अभी भी सेक्शन 66A के अंतर्गत जो फ्री स्पीच है उसकी वायलेशन जो है वो करी जा रही है, और लोगों को अभी भी इसके अंदर ट्राई किया जा रहा है, तो इसका रोका जाना जरूरी है। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। स्मार्ट सिटीज, फ्रेट स्मार्ट सिटीज को लेकर क्वेश्चन है, पूछा गया फ्रेट स्मार्ट सिटीज को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। ध्यान रखिएगा, फ्रेट को लेकर इंडियन रेलवेज भी काफी ज्यादा काम कर रही है, जिसमें फ्रेट ट्रेन्स और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लॉन्च करे गए, क्योंकि ये चीजें आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी आंसर करने में इजी होगा। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कहती है, एम्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अर्बन फ्रेट एंड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिडक्शन इन द लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर रिडक्शन करना है और अर्बन फ्रेट एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर इंप्रूव करनी है। अंडर दिस इनिशिएटिव ऑल द कैपिटल रीजन्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल बी डेवलप्ड एज फ्रेट स्मार्ट सिटीज। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, कैपिटल रीजन्स जो है अलग अलग राज्यों की, उनको फ्रेट स्मार्ट सिटीज के तौर पे डेवलप किया जाने वाला है। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमिटीज वुड बी फॉर्म। तो सिटी लेवल पे लॉजिस्टिक कमिटीज जो है वो भी यहाँ पर बनाई जानी है। तो जल्दी से मुझे आंसर करें, 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। यहां पर किस किस चीज के बारे में हमने पढ़ा था? अंडर द फ्रेट स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी जो है क्या उसको बनाया जाएगा? तो यस, सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी यहां पर बनाई जा रही है। तो पहली जो तीसरी स्टेटमेंट वो आपकी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप पहली स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो भी आपको सही होती दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि देखिए एफिशिएंसी तो लानी है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता था कि वो सिर्फ रूरल एरिया के अंदर लानी हो या अर्बन एरिया के अंदर लानी हो, लेकिन क्योंकि जब हम फ्रेट की बात करते हैं यूजुअली वो अर्बन एरिया से वेल डेवलप्ड रोड और आपका हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का एक नेटवर्क अच्छे से डेवलप होता है, तो अर्बन एरिया के होने के चांसेस यहां पर ज्यादा थे। तो फ्रेट स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो है सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी के साथ साथ यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजेंसीज, लोकल एंड स्टेट लेवल के ऊपर वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही साथ अर्बन फ्रेट को यहां पर एफिशिएंट बनाने की बात करी गई है, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम की जा सके, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करी जाएगी तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस कम हो जाएगा और उसे एक्सपोर्ट करने में भी आसानी होने वाली है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी ठीक हो जाती है। क्या इसके अंदर जितनी भी कैपिटल रीजन है उसको कनेक्ट किया जा रहा है? देखिए, under this initiative state governments will identify 10 cities initially to be developed as freight smart cities। तो इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो 10 सिटीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, कैपिटल रीजन की बात नहीं करी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। हिंदी साइड के ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, सो आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू मोर एक्स्ट्रा सेकंड्स ताकि आप इसका आंसर कर पाए। आंसर करिए। चलिए, वैसे यहाँ पे बता ही दिया था, तो 1 and 3 आपका ये ऑप्शन दिखाई दे रहा था। सॉरी फॉर रिमेनिंग क्रॉपिंग ऑफ द ऑप्शंस। तो आंसर यहां पर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर इनिशियल स्टेज में 10 सिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको यहां पर कनेक्ट करने की बात करी गई है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा रेलवेज वाले पॉइंट को भी ऐड करिएगा, कनेक्ट करिएगा, बिकॉज जब मेंस के अंदर लिखने को आएगा तो आप फ्रेट स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करिएगा, फ्रेट ट्रेन्स के बारे में बात करिएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में भी बात जरूर करिएगा। खैर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले रेन 50 कोड जो कि आपके पास लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, उसे आप 100 डेज 200 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। मिशन यूपीएससी 2022 के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि गोमती को लेकर है। गोमती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इजी क्वेश्चन है, यहां पर 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। गोदावरी, गंगा, सतलुज या फिर कृष्णा। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया। गोमती प्रोजेक्ट जो है सीबीआई ने यहां पर रेड्स कंडक्ट करने की जो स्टार्ट है वो किया है 40 लोकेशंस यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ऐसी 40 लोकेशन है जहां पे जो रेड है वो करना शुरू किया गया है। देखिए, जो इस तरीके की कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि सीबीआई ने कहां पर रेड करी, ऑफकोर्स ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि गोमती प्रोजेक्ट इसके अंदर न्यूज में था तो ये आपसे रिवर की लोकेशन, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी चीजें पूछी जा सकती हैं। सीबीआई ने मंडे को वैसे 40 लोकेशन यूपी की, राजस्थान, वेस्ट बंगाल की करप्शन केस के अंदर यहां पर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है वहां पर जो पूछताछ है वो शुरू करी, रेड करनी शुरू करी। और गोमती रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो आंसर क्या हो जाएगा?
बी, गंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए। सो ये आपकी गंगा रिवर है, गोमती रिवर बेसिन भी आपको यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। आसपास की जो रीजन्स हैं वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ। दिस इज दिल्ली, फिर यूपी वाला रीजन है। दिस इज गंगा, गोमती यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। देन आपकी घग्गर है, और ये आगे जो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहां तक ही जाती है, ठीक है। चलिए, गंगा एलुवियल प्लेन एंड सैंपलिंग साइट भी यहाँ पर दे रखी है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Which of the following countries are not the part of OPEC? OPEC का कौन यहाँ पर पार्ट नहीं है? वेनेजुएला, कतर, इजिप्ट, इंडिया। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया। आजकल ओपेक क्राइसिस चल रहे हैं, ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया काफी ज्यादा ओपेक कंट्रीज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जाए, ताकि कुछ हद तक जो प्राइसेस है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो सके। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में भी एक टसल जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। करंटली ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस 15 कंट्रीज, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गबून, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला जो है वो शामिल हैं इसके अंदर। ओपेक प्लस क्राइसिस जो है डीप हो चुके हैं, डीपन हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से यूएई ने तो ये भी कह दिया कि हो सकता है हम इसको एग्जिट भी कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे वेनेजुएला, कतर का नाम तो मैंने आपको दिया, तो ये दोनों तो हैं। कौन नहीं है? इजिप्ट, इंडिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नोट द पार्ट ऑफ ओपेक। तो यहाँ पे 3 और 4 सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैप के ऊपर भी जो ये 15 कंट्रीज हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जहां पर जो कंट्रीज सबसे ज्यादा जो ऑयल है इसको एक्सपोर्ट करती है। सऊदी अरेबिया एंड यूएई क्रैंक्ड अप द टेंशन इन द ओपेक स्टैंड ऑफ एज द रेयर डिप्लोमेटिक स्पॉट जो है वो दोनों के बीच में जो काफी अच्छे एलाइज माने जाते हैं उनके बीच में देखने को मिल रहा है। जो बिटर क्लैश है ओपेक प्लस के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस भी वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज हो रहे हैं, और इंडिया के अंदर तो इसकी मार हम देख ही सकते हैं, डेली बेसिस पे न्यूज में दिखाया जाता है। यूजुअली क्या होता है, जब भी यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में किसी भी तरीके का टसल होता है तो बाहर की कंट्रीज को नहीं पता चलता, वो विद इन द वॉल्स से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बाहर मीडिया के अंदर भी अब हमें देखने को मिल रहा है। खैर, देखते हैं आगे आके। इसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो तो मेटीरियलाइज नहीं हो पाई। आगे आके क्या डिसाइड होता है इसके ऊपर, क्या यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज करके प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आवास प्लस ऐप को लेकर पूछा गया। आवास प्लस ऐप लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने पीएम को लिखा है और कहा है आवास प्लस विंडो फॉर द एंटायर स्टेट ओपन अप करने के लिए। आवास ऐप, ग्रामीण आवास ऐप एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन जिसे कि यूज किया जाता है प्रधानमंत्री रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एंड पीएम आवास ऐप प्रोवाइड करती है इजी इंटरफेस फॉर हाउसिंग ऑल द बेनिफिशियरीज टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस। तो इसमें जो बेनिफिशियरीज है जिनका यहाँ पर घर बन रहा है वो उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। इंटरैक्शन का जो पॉइंट है वो इस ऐप के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना आवास ऐप एंड्रॉइड ऐप है और इसे यूज किया जाता है इंस्पेक्टर्स के द्वारा भी, ताकि प्रोग्रेस जो होती है हाउसेस की वो यहाँ पर देखी जा सके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आवास ऐप को लेकर। चलिए, ये एक यहाँ पे सीन दिखाया है किस तरीके से आपकी आवास ऐप दिखाई देती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि रायल सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट RLIS को लेकर है। दैट वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। इसे किस स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। 10 सेकंड्स के अंदर द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस राज्य के जो सीएम है उन्होंने लिख के दिया है मिस्टर जावड़ेकर को, और अर्ली एनवायरमेंट क्लियरेंस, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर जावड़ेकर, उनसे यहाँ पर मांगी है रायलसीमा प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस देने की बात करी गई है। किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसका है? सी आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है, रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वैसे भी रीजन जो है आंध्र प्रदेश में फॉल करता है। इजी था बताना, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ इजी क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं और कई बार वो भी हमारे गलत हो जाते हैं अगर बेसिक चीज के बारे में हमें नहीं पता है। तेलंगाना जो है उसने डिसाइड किया है कि रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश का है उसको अपोज करेगा, विच लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम द पोट्री याडुपू कनाल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बीइंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर। क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य में ऐसी चीजें होती रहती है जिसमें एक
अगर राज्य कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो दूसरे को नुकसान होता है और इसी वजह से दूसरे राज्य को उसका अपोज करने का एक जो मौका होता है वो भी यहां पर मिल जाता है। एपी हैज बीन अपोजिंग तेलंगाना मूव, तो तेलंगाना एपी को, आंध्र प्रदेश को अपोज कर रहा है एंड वाइसे वर्सा, और दोनों ही अपने अपने जो स्टांसेस है वो यहां पर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस के लिए भी रख रहे हैं। चलिए चलते हैं, एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू एज वेल, क्योंकि मैप का जो हमारा टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली उसके अंदर भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा चेंज करके यहां पर पूछा है। गल्फ ऑफ बोथनिया किस किस के बीच में लोकेट करती है? स्वीडन फिनलैंड के बीच में, यूके नॉर्वे के बीच में, इटली क्रोएशिया के बीच में, या फिर ग्रीस और टर्की के बीच में। 10 सेकेंड्स में आंसर करिए, फिर मैं आपको इसका जो मैप है वो दिखाने वाला हूं ताकि आप जो आसपास की लोकेशंस है उसको भी देखकर यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे ग्रैब कर सके। चलिए तो गल्फ ऑफ बोथनिया देख लेते हैं, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने इसको वैसे। तो नॉर्वे और स्वीडन एक जगह हो जाता है, फिनलैंड आपका यहां पर है, और गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। नीचे आपकी जो लातविया, लुथेनिया, रशिया है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बाल्टिक सी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वीडन एंड फिनलैंड, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम एक्टिवली रिवाइज करेंगे। एक्टिव रिवीजन का मतलब है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको लेकर जितनी चीजें याद है वो आंसर करें, और जो चीज मैं आपसे पूछता हूं वो भी आंसर करिएगा। इससे जो भी 2 मिनट का टाइम है आपका एक्टिव रिवीजन में बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ग्राम पंचायत 2.5 लाख से ज्यादा को कनेक्ट किया जाएगा, बीबीएनएल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मंत्रालय का नाम भी चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर पीपीपी के थ्रू इसे लेकर आया जाएगा। फंडिंग कहां से हो रही है? यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से पैसा इसके अंदर लाया जाएगा। इसके अंदर 5% जो लेवी है वो एजीआर से लेकर निकाला जाएगा। साथ ही साथ मिनिस्ट्री का नाम मुझे बताएं। फंड जो है डिपॉजिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, और इंडियन पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो इसके अंदर जरूर चाहिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था वीजीएफ को लेकर, वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं जो कि इकोनॉमिकली वायबल, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होते हैं लेकिन फाइनेंशियली वायबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी पीपीपी का इस्तेमाल किया जाता है। द स्कीम इज डिजाइंड एज अ प्लान स्कीम टू एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पर इस इंपैक्ट को दूर करने के लिए इसे लेकर आया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 66 को स्ट्रक डाउन किया, लेकिन अभी भी लोगों को इसके अंदर चार्ज किया जाता है फॉर द वेरियस रीजंस। उसमें से जो रीजंस है वो मुझे जल्दी से बताएं, कौन कौन से रीजंस के बारे में हमने यहाँ पर बात करी थी। देन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो बताई थी, जिसके अंदर हमने फ्रेट स्मार्ट सिटीज के बारे में डिस्कशन किया था। अर्बन फ्रेट जो आपकी सिटीज है उसके थ्रू लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की बात करी जा रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात करी थी, सिटी लेवल लॉजिस्टिक्स की बात करी थी, और यहाँ पर इनिशियल लेवल पे 10 सिटीज को चुनने की बात करी थी। 10 सिटीज जो है वो स्टेट से चुनकर कनेक्ट इसके अंदर करी जाएगी। रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा वेरियस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गोमती रिवर के बारे में डिस्कशन किया था। गोमती जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये मैंने आपको मैप के ऊपर भी दिखाई थी। सीबीआई जो है यहाँ पर रेड कर रहा है काफी एरियाज के अंदर, और यहाँ पर जो लोकेशन थी वो भी मैंने आपको इसकी दिखा दी थी। नेक्स्ट में ओपेक कंट्रीज जो सऊदी अरेबिया, यूएई के बीच में टसल चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। देन हमने देखा इजिप्ट, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। 15 कंट्रीज जो मेंबर थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया था, और मैप के ऊपर भी जो कंट्रीज मेंबर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। चलिए फिर हमने आवास प्लस ऐप के बारे में डिस्कशन किया था। आवास प्लस ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, जिसके अंदर यहाँ पर लोग बेनिफिशियरीज भी देख पाएंगे, लोग भी देख पाएंगे, यहाँ पे इंस्पेक्टर्स भी देख पाएंगे कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है अब एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पता लगाई जा सकेगी। रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश बना रहा है, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस इसको लेकर मांग रहा है, लेकिन तेलंगाना इसको लेकर अपोज कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और लास्ट में हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था गल्फ ऑफ बोथनिया को लेकर, स्वीडन फिनलैंड के बीच में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैप के ऊपर बाकी अटलांटिक ओशन, आइसलैंड, डेनमार्क, बाल्टिक सी को भी आप देख सकते हैं अलोंग विद लातविया एंड लुथेनिया। चलिए अभी मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको दे देता हूं, और जो विनर ऑफ द डे है उनके बारे में भी बता देता हूं। लास्ट टाइम के जो विनर हैं वो है अमित कुमार, एंड हाउ मेनी ओपेक कंट्रीज आर देयर ये आपको बताना है यहाँ पर YouTube के कमेंट सेक्शन में आंसर करके, सो दैट आई कुड चूज द विनर नेक्स्ट टाइम। सेकंड चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है, एक नई सीरीज आप लोगों ने कहा कि HCS का एग्जाम आ रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू करी जा सकती है, उसके बारे में भी जब आप चैनल पे रहेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा, कितना आपने स्कोर किया, 6 या 6 से ज्यादा है, ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेकिन सेकंड टाइम जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको जो PDF है वो भी मिल जाएगी। Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Goodbye.